गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था विद्युत धारिता। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल भी कुछ डिस्कस कर लिए और बाकी जो न्यूमेरिकल है वो आप लोग सॉल्व करना देखते हैं। आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा। देखो बेटा 4 चैप्टर तक चैप्टर 1 2 3 4 ये जो चैप्टर थे हमारा वो प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इन चारों चैप्टर में हमने यही सीखा है कि हमारा चार्ज रेस्ट में होता है, चार्ज जो है वो स्थिर होता है, स्थिर अवस्था वाली कंडीशन थी। अब हम 2 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारिता के नाम से पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा 5वां चैप्टर होगा विद्युत धारा और अगला चैप्टर होगा विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना, ये दोनों चैप्टर मिला के 5 नंबर के और जो 4 चैप्टर थे वो टोटल मिला के 7 नंबर के थे। अब ये 2 चैप्टर मिला के 5 नंबर के पुराने पैटर्न से, नया पैटर्न जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो इस चैप्टर से हम ध्यान से देखें तो विद्युत धारा, देखो धारा जो है वो किसी चालक में प्रवाहित होती है तो उसके साथ आवेश भी प्रवाह होता है, तो इसका मतलब आवेश गतिशील हुआ उस हिसाब से। तो इस चैप्टर को हम प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं बोलेंगे, हालांकि हम उस चीज का अध्ययन नहीं करेंगे कि गतिशील आवेश के कारण जो हम चुंबकत्व पढ़ते थे, गतिशील आवेश के कारण जो प्रभाव है वो हम 7वें चैप्टर में देखेंगे। अभी भी हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट ही मानेंगे, हम ऐसे ही मान के चलेंगे कि धारा तो प्रवाहित हो रही है, आवेश भी गतिशील है, बट हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम चुंबकत्व की बात करें या चुंबकीय क्षेत्र की बात करने लगेंगे। ठीक है ना, तो विद्युत धारा देखो आपने 10वीं क्लास में जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर किया था तब भी आया था। जनरल डेफिनेशन अगर हम इसकी बात करें तो आवेश प्रवाह की दर को धारा बोल देते हैं। हम ऐसा बोलते हैं किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, समय के साथ जो आवेश प्रवाह हो रहा है उसकी दर को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, ये भी हमें दिखती नहीं है किसी चालक में, जैसे किसी चालक में धारा बह रही है तो हमें दिखती नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें फील करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम इसको टच करके फील करेंगे। इससे हम कोई परिपथ जोड़ेंगे, धारा कहां से आती है, कैसे फ्लो होती है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है ना, परिपथ में हम सीखेंगे सब। तो अगर मैं इसकी जनरल डेफिनेशन की बात करूं 10वीं वाली, तो वो यही थी, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसको हम एम्पियर में मापते हैं। इसको हम किस में मापते हैं, एम्पियर में। एम्पियर आपका मूल मात्रक होता है, धारा का मूल मात्रक होता है। या फिर मैं इसकी एक और परिभाषा बोलूं कि माना किसी चालक में कुल आवेश डेल्टा क्यू प्रवाहित हो रहा है डेल्टा टी समय के लिए। एक चालक जो है उसमें कुल आवेश डेल्टा क्यू प्रवाहित हुआ डेल्टा टी समय में, या डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाह होता है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के अनुपात को ही हम औसत धारा बोल देते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, एवरेज करंट। ठीक है, तो परिभाषा आप कोई से भी लिख सकते हो। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। माना एक चालक में डेल्टा टी समय में, अल्प समय लिया, डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हुआ है, डेल्टा क्यू आवेश प्रवाह हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है या प्रवाह हो रहा है, तो आई औसत धारा एवरेज करंट निकालनी हो तो आई एवरेज सूत्र क्या होगा, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। एकांक समय में प्रवाहित आवेश। ठीक है, या हम लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये औसत धारा का सूत्र आ गया। अगर मुझे किसी क्षण विशेष में निकालना है, जिसको हम कौन सी धारा बोलेंगे, तात्क्षणिक धारा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सब सीखा हुआ बेटा, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी क्षण विशेष में निकालते हैं तात्क्षणिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, आई इक्वल्स टू लिमिट, ये जो समय अंतराल है उसको हम कम करते जाएंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, जिसको क्या लिखा जाएगा, dq अपॉन dt। I बराबर dq अपॉन dt, इसको हम क्या लिखेंगे, I बराबर dq अपॉन dt। ये आपकी औसत धारा थी, ये आपकी क्या आ गई बेटा, तात्क्षणिक धारा। तो किसी क्षण पे आपको ज्ञात करनी है, किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, औसत धारा डेल्टा टी समय में आपने डेल्टा क्यू आवेश प्रवाह किया, उसके हिसाब से लिखा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी।
अगर किसी क्षण विशेष पे आपको धारा निकालनी है जिसे हम बोलेंगे तत्क्षणिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट, तो आप क्या लिखोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये जो औसत धारा है उसका सूत्र लिख दिया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है हमेशा डी क्यू अपॉन डी टी अपॉन डी, आवेश प्रवाह की दर, इसी को हम तत्क्षणिक धारा बोलते हैं। ठीक है, धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा, धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से निर्देशित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 एम्पियर धारा कितनी होगी, ठीक है ना भाई, 1 एम्पियर धारा की बात करें तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, या मैं लिखूं 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम प्रति सेकंड। अगर किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक से कितनी धारा प्रवाहित हुई, 1 एम्पियर धारा। देखो ये आपने 10वीं में भी सीखा था कि 1 एम्पियर धारा की परिभाषा कैसे देंगे, किसी चालक में 1 सेकंड के लिए 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब उस चालक से कितनी धारा प्रवाहित हुई है, 1 एम्पियर धारा। उस चालक से कितनी धारा प्रवाहित हुई है, 1 एम्पियर धारा। ठीक है ना, तो 1 कूलम या 1 एम्पियर की परिभाषा आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है ना, हमने 1 कूलम की डेफिनेशन भी लिखी थी फर्स्ट चैप्टर में, इजी था। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई किसी क्षण पे, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल करके देखिए, ये एग्जांपल इस टाइप का पूछा होगी है कि किसी क्षण पे धारा का जो मान है या किसी आवेश का जो मान है, सॉरी किसी क्षण पे Q का मान दिया हुआ है, सपोज 5t² प्लस 6t प्लस 8 कूलम। किसी क्षण t पर, मतलब Q और t में एक रिलेशन दिया हुआ है, 5t² प्लस 6t प्लस 8 कूलम, ये आवेश है। ठीक है, इतना मान दिया हुआ है किसी क्षण पे, और आपसे t इक्वल्स टू 5 सेकंड पर, t इक्वल्स टू 5 सेकंड पर I का मान पूछा है, धारा का मान पूछा है, तत्क्षणिक मान, t इक्वल्स टू 5 सेकंड, 5 सेकंड मतलब किसी क्षण विशेष पे पूछा है, तो किसी क्षण पे 5 सेकंड पर I का मान पूछा है, तो आप क्या करोगे बेटा, कौन सा सूत्र काम में लोगे, किसी क्षण पे पूछा है तो I बराबर क्या लिखोगे, dq अपॉन dt, I बराबर क्या लिखोगे बेटा, dq अपॉन dt। आपको क्या आना चाहिए, Q का t के सापेक्ष अवकलन करना है। Q का मान आपके पास ये रहा 5t² प्लस 6t प्लस 8 को यहाँ पे रखो, t के सापेक्ष अवकलन करो, फिर जो उत्तर आए उसमें t का मान 5 सेकंड रख लो, I आ गया। तो देखो ध्यान से, I बराबर d/dt, Q का मान कितना आपके पास 5t² प्लस 6t प्लस 5, आपके पास इसमें 3 फलन है, ये तो चर फलन है और ये कांस्टेंट फलन है, अचर फलन है। अचर का अवकलन तो शून्य होगा, तीनों का अलग अलग अवकलन करना होगा, वो अवकलन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं डायरेक्ट लिखूंगा I बराबर 5t² का अवकलन t के सापेक्ष, 5 कोसाइन t² का 2t कितना हो गया 10t प्लस 6t का t के सापेक्ष अवकलन, 6 कोसाइन t का t के सापेक्ष 1, 6, 5 का 0, 10t प्लस 6। अब आपको t इक्वल टू 5 सेकंड पे सॉल्व करना है, तो इस वाले समीकरण में t की जगह 5 सेकंड पुट कर लो, देन I इक्वल टू 10 into 5 प्लस 6, I इक्वल टू कितना हो गया 56 एम्पियर। इसका मतलब उस चालक से t इक्वल टू 5 सेकंड पर देखा गया तो इतनी धारा प्रवाहित हो रही थी। क्या विद्युत धारा का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? ये आपका औसत धारा का सूत्र, ये तत्क्षणिक धारा का सूत्र, परिभाषा, एक एम्पियर धारा की बात हो गई, जनरल न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट या जो छोटी सी बेसिक डेफिनेशन थी विद्युत धारा की वो हमने सीख ली। अब हम बात करते हैं धारा घनत्व, हम बात करते हैं धारा घनत्व, ठीक है ना। और इससे पहले एक छोटे से पॉइंट की बात करें, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो हम ऐसा बोलते हैं आवेश प्रवाह होता है। अब आवेश आपने दो प्रकार के पढ़े हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ध्यान से देखना बेटा, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि जो ऋणात्मक आवेश है वो धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चालक की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, और धनात्मक आवेश धारा के दिशा में गति करते हैं। तो एक नोट करके नीचे लिख लो कि किसी चालक की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जबकि धनात्मक आवेश धारा के दिशा में गति करते हैं। ठीक है ना, एक लाइन में जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से लिखो। किसी चालक की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा में गति, धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जबकि धनात्मक आवेश धारा की दिशा में ही गति करते हैं। ठीक है, मतलब ऋणात्मक आवेश धारा के विपरीत दिशा में और धनात्मक आवेश धारा की दिशा में। अच्छे से क्लियर हो गया? अगला टॉपिक देखो बेटा, धारा घनत्व। अगला टॉपिक आपका है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी।
देखो डेंसिटी आ गया, इसका मतलब कुछ लॉजिक है। धारा हमेशा चालक की सतह से प्रवाहित होती है। धारा जो है वो किसी चालक की सतह से प्रवाहित होती है बेटा। तो सतह से प्रवाहित होती है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखो। धारा जो है वो किसी चालक की सतह से प्रवाहित होती है, तो सतह के एकांक क्षेत्रफल से जो धारा गुजरती है उसे धारा घनत्व बोला जाता है। अगला टॉपिक मेरा क्या है, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। इसको हम J सदिश से निर्देशित करते हैं। ये सदिश राशि होती है। धारा घनत्व कैसी राशि होती है, सदिश राशि। जनरल परिभाषा की बात करें या जनरल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो जैसे देखो, मैं एक चालक ऐसे लेता हूं। अगर मैं इस चालक की क्षेत्रफल की बात करूं तो चालक का क्षेत्रफल जो है वो ऐसे है, ठीक है ना। मैंने चकते टाइप का एक चालक लिया। अगर मैं इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करूं तो वो इसी दिशा में, क्षेत्रफल सदिश इसी दिशा में। मान लो मैं इसी दिशा में इसमें धारा प्रवाहित करूं, इसकी पृष्ठ से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इसी दिशा में हो, धारा भी इसी दिशा में, धारा भी इसी दिशा में हो जिधर क्षेत्रफल है। तो धारा घनत्व जो होगा, धारा घनत्व J सदिश जो होगा उसको लिखा जाएगा I/A सदिश। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, लंबवत गुजरने वाली, चालक के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को, ठीक है, लंबवत दिशा में, चालक का क्षेत्रफल इस दिशा में, तो इसके लंबवत ऐसे ही गुजरेगी, ऐसे तो समांतर होगी, इस पृष्ठ के समांतर हुई। तो जो सतह है, सतह के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं, किसी चालक के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से या एकांक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। समझ में डेफिनेशन, किसी चालक के एकांक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, जिसका सूत्र हुआ J सदिश बराबर I/A सदिश। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश राशि होती है। I तो अदिश राशि थी, आपको डिस्कस करना था। इससे पहले एक टॉपिक और ध्यान में रखना है कि जो विद्युत धारा है वो अदिश राशि होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि अदिश राशि क्यों होती है। मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि धारा अदिश राशि क्यों होती है। क्योंकि चालक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि धारा तो चालक में बहती है तो उसमें दिशा होती है कि कौन सी दिशा में जा रही है। तो धारा जो है वो सदिश नियम का पालन नहीं करती है, किरचॉफ के नियम का पालन करती है। धारा जो है वो सदिश नियम का पालन नहीं करती, ये किरचॉफ के नियम का पालन करती है, इसलिए अदिश राशि होती है। ठीक है, किरचॉफ के नियम हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। किरचॉफ के नियम हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कोई परिपथ के कोई बिंदु असंधि बिंदु, इधर से कोई धारा, इधर से धारा आई, इधर गई, इनमें एंटर हुई। सपोज यहाँ से I1 आई, इससे I2 आई और इसमें I गई, तो I बराबर सूत्र होगा I1 + I2। अब ये जरूरी नहीं है, देखो सदिश नियम क्या कहता, सदिश नियम ये I है या दोनों से निकली तो बीच का कोण पता, परिणामी इस दिशा में होता। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, संधि बिंदु पे आई इधर दोनों से और इधर भी जा सकती है, बाहर जा सकती है। तो ये किरचॉफ के नियम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो किरचॉफ के नियम का पालन करती है धारा, इसलिए अदिश राशि होती है, सदिश नियम का पालन नहीं करती है। चलो, धारा का पता चल गया, अदिश राशि। हमने लिखा एक अदिश राशि या कौन सदिश राशि, हमेशा सदिश ही आएगी, इसलिए धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा I बराबर लिखूं तो J.A लिखूंगा। इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि मैंने चालक जो है ना वो ऐसे लिया, मैंने चालक ऐसे ले लिया। आपकी धारा तो ऐसे ही थी, धारा तो ऐसे ही थी, बट अगर इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो वो इस दिशा में, क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, धारा इस दिशा में, थीटा कोण पे। अब आप ध्यान से देखो, चालक के लंबवत गुजरने वाली एकांक पृष्ठ से, तो इसका लंबवत पृष्ठ जो है उस एकांक, ये वाला घटक कितना होगा, a cos थीटा। तो धारा घनत्व आपका हुआ J बराबर I/A cos थीटा। J बराबर I/A cos थीटा, ये लिखोगे, J बराबर I/A cos थीटा। तो लंबवत जो गुजर रही है लंबवत पृष्ठ से, तो लंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल तो a cos थीटा है, तो a cos थीटा ही पक्का भाग देंगे अपन। ठीक है ना, इस केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी, इस केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी, इसलिए cos 0 1 हुआ, ये कोण a लिखा। इस स्थिति में आपका थीटा कितना है, कुछ है वैल्यू, तो क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, आपने तल ऐसे ले लिए, तो लंबवत तल तो ऐसे होगा, धारा की दिशा में जो तल होगा वो इस दिशा में होगा। तो
उस दिशा में क्षेत्रफल सदिश कितना है? a cos थीटा। अगर मैं इसको वर्गज गुणा करूं तो I बराबर लिखूंगा j a cos थीटा। j सदिश राशि बोल रहे हो, a सदिश राशि बोल रहे हो, cos थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है क्या? तो I बराबर क्या लिखोगे बेटा? j सदिश डॉट a सदिश, j सदिश डॉट a सदिश। धारा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी अदिश राशि होती है, क्योंकि धारा घनत्व व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर धारा आ रही है, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश राशि होती है। तो इसके हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं कि धारा अदिश राशि होती है। दो बार हमने दो कॉन्सेप्ट से धारा को अदिश प्रूव कर दिया, इस कॉन्सेप्ट से भी और किरचॉफ के नियम पालन करती है उससे भी। अब चेक करते हैं धारा घनत्व का मात्रक विमा। धारा घनत्व का मात्रक देखो, धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक बोलो बेटा क्या होगा? सूत्र से देख लो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सिंपल है। इसका विमा लिखो, जे की विमा, जे की विमा बोलो एम्पियर, A1 पर मीटर स्क्वायर L-2, A1 L-2 M0, या पूरा लिखना चाहो तो M0 L-2 T0 A1। ये धारा घनत्व की विमा आ गई, जे की विमा ये आ गई। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है ना। धारा घनत्व की विमा मात्रक में कोई समस्या नहीं है। धारा घनत्व की परिभाषा आपने लिख ली, सूत्र लिख लिए, ठीक है ना। इसका प्रूफ भी कर लिया कि धारा अदिश राशि होती है। इस कॉन्सेप्ट को भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। तो अभी हमने दो टॉपिक लिए, धारा, विद्युत धारा और धारा घनत्व। किसी चालक के एकांक पृष्ठ से, किसी चालक के एकांक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। एकांक पृष्ठ या लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली धारा, एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अपवहन चाल या अपवहन वेग की। किसी चालक का अपवहन वेग क्या होता है या अपवहन चाल क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज। और उसके बाद में टॉपिक आएगा गतिशीलता। तो बेसिक थोड़ा सा चालक के बारे में बात कर लेते हैं। चालक तो आप अच्छे से समझते हो। चालक जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे हम चालक कहेंगे। कुचालक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। कई तरह से चालक, कुचालक और अर्धचालक 16वें चैप्टर में भी हम डिस्कस करेंगे। वहां पे भी हम इनमें अंतर देखेंगे कि किस हिसाब से हम इनमें अंतर होता है, ठीक है ना, कैसे परिभाषित करेंगे। तो जैसे मैं बात करूं अपवहन चाल, ठीक है ना, अपवहन धारा या सिंपल अपवहन वेग, अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, या इसको हम चाल भी बोलते हैं, अपवहन चाल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वैसे अपवहन चाल ही बोलते हैं, ठीक है ना। देखो चालक की बात करते हैं। चालक जो होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। चालक जो है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसकी सतह पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है। नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। इसका मतलब इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं। तो जो प्रोटॉन होते हैं वो तो बंद बना के रखते हैं, वो तो बॉन्ड बना के अंदर फिक्स होते हैं, ठीक है ना, वो तो बाउंडेड होते हैं। और जो सतह के बाहर वाले, या जो हम बोले कि जो बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, वो सतह पे भी है। तो सतह पे क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। सतह पे क्या होते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। चालक की सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये रुकते नहीं। ऊष्मीय ऊर्जा के कारण या ताप के कारण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और ये आपस में टक्कर करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में क्या करते रहते हैं बेटा? टक्कर करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और टकरा के क्या करते हैं? जैसे सतह की जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर भी जाते हैं, बाहर भी आते हैं, तो ये धनायनों से भी टकराते हैं। ये क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, धनायनों से भी टकराते हैं। धनायनों से टकराने के बाद अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस धनायन को दे देते हैं, संपूर्ण ऊर्जा उस धनायन को दे देते हैं। उसके बाद देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उनका जो औसत वेग होता है वो शून्य होता है। औसत प्रारंभिक वेग जो होता है वो शून्य होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में टकराया तो कोई दूसरे इधर भी आके टकराया होगा। अगर हम इन सबका औसत वेग ज्ञात करें तो वो क्या होता है? शून्य होता है। वो क्या होता है बेटा? शून्य होता है। अब देखो ध्यान से, हमने ये पता कर लिया कि जब हमने इसको किसी स्रोत से नहीं जोड़ा हुआ, किसी बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ, तब भी इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में टक्कर करते हैं और उनका औसत वेग शून्य होता है। दो क्रमागत टक्करों के बीच, ऐसा नहीं एक ही टक्कर हुई, दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो टक्कर समय होती है, जो समय लगता है उसे विश्रांति काल बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है बेटा? विश्रांति काल। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे थे। अब जैसे ही मैं इसको
एक बाह्य विद्युत क्षेत्र बैटरी से जोड़ देता हूं जिसका विभवांतर V है। अगर मैं V वोल्ट की एक बैटरी से इस चालक को जोड़ देता हूं, V वोल्ट की बैटरी से इस चालक को जोड़ देता हूं, तो क्या होगा? जोड़ते ही चालक में धारा प्रवाहित होगी I। इस सिरे को X बोला, इसको मैंने Y बोला। X से Y की ओर धारा प्रवाहित होना शुरू होगी, X से Y की ओर धारा प्रवाहित होगी, इस दिशा में धारा जाएगी वापिस। धारा का काम क्या होगा? इस चालक के लिए यहां से ऊर्जा उठाना, इसको ऊर्जा देना, और उसके बाद जैसे ही ऊर्जा खत्म हो वापिस माइनस पे आएगी, फिर यहां से ऊर्जा उठाएगी। धारा का काम ऊर्जा का स्थानांतरण करना होता है। तो धारा इस दिशा में बह रही है X से Y की तरफ। इसकी सतह पे उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, सतह पे उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कौन सी दिशा में प्रवाहित होंगे? इस दिशा में। इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में गतिशील होंगे, इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में। ऐसा तो है नहीं कोई जादू होगा जो अपने आप गतिशील हो, इन पे कोई बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे कोई बल लगेगा जिसकी वजह से धारा के विपरीत दिशा में गतिशील होंगे। और जिस वेग से गतिशील होते हैं उसे बोला जाता है बेटा अपवहन वेग। आपको अपवहन वेग की परिभाषा लिखनी है। किसी चालक की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में जिस चाल से या जिस वेग से गतिशील होते हैं उसे अपवहन वेग कहते हैं। किसी चालक की अपवहन वेग की परिभाषा भी पूछी जाती है एग्जाम में। किसी चालक की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जिस चाल से या जिस वेग से गतिशील होते हैं, जिस वेग से गति करते हैं उसे अपवहन इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग कहते हैं। अपवहन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। चालक की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में जिस वेग से गतिशील होते हैं या जिस वेग से गति करते हैं उसे इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग कहते हैं। मान लो वेग vd सदिश इस दिशा में गतिशील, y से x की तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इसका मतलब इन पे बल इसी दिशा में लगेगा। बल कौन सी दिशा में लगेगा? इस दिशा में। आपने देखो विभवांतर भी आरोपित किया तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरह बेटा, विद्युत क्षेत्र जो है E क्षेत्र, E की जो दिशा है वो x to y होगी, E की जो दिशा वो x to y। अब मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन पर लग रहा बल, इलेक्ट्रॉन पर जब इलेक्ट्रॉन y to x गतिशील है इसका मतलब इन पे कोई बल लग रहा है इस दिशा में। इलेक्ट्रॉन पर लग रहा बल F सदिश बराबर Q into E सदिश। Q का मान क्या है? इलेक्ट्रॉन का कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश, तो माइनस साइन के साथ लिखना है। F सदिश बराबर माइनस E into E सदिश, मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा विपरीत है। समीकरण संख्या 1। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति के नियम से हम जानते हैं F बराबर ma। F बराबर ma। एक्चुअल में हम ये पता करेंगे कि भाई वेग पहले इस वेग से गतिशील हो तो ये त्वरित भी होंगे, इनका वेग बढ़ेगा तो ये त्वरित होंगे। तो त्वरण कितना होगा? F बराबर ma से a बराबर F बटा m। F का मान समीकरण 1 से रख देंगे तो a का मान आया माइनस e इंटू ई सदिश। सदिश रूप में लिख लो, इसको सदिश रूप में लिख लो, तो a सदिश बराबर माइनस e इंटू ई सदिश बटा स्मॉल m। समीकरण संख्या 2। अब आपने बोला कि भाई जब हम किसी बैटरी या किसी स्रोत से इसको नहीं जोड़ते तो इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में तब भी टकराते हैं, उनका औसत जो चाल है, औसत वेग है वो 0 होता है। तो जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग कौन सा हुआ? जब हम इसको विभवांतर भी आरोपित करते हैं जिस वेग से इलेक्ट्रॉन गतिशील है, वो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन की औसत वेग जो है, जिस औसत वेग से गतिशील है वो अंतिम वेग हुआ। तो अब हम गति की प्रथम समीकरण काम में लेंगे। गति की प्रथम समीकरण आपके पढ़ेंगे 9th क्लास में। गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण बोलती है v बराबर u प्लस at। ऐसा पढ़ा, इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो इनके ऊपर सदिश लिख देंगे, v बराबर u प्लस at। ध्यान से देखो u, a का मान मेरे पास ये था, a सदिश का मान यहाँ रख लो,
तो V सदिश बराबर U सदिश प्लस, और ये माइनस है तो माइनस E इंटू ई सदिश अपॉन M इंटू T। इस समीकरण का औसत ले लो दोनों तरफ औसत लेने पर V सदिश का औसत बराबर U सदिश का औसत माइनस, ये तो कांस्टेंट है, E सदिश अपॉन स्मॉल m, ये कांस्टेंट T का औसत विश्रांति काल। यहाँ जो V सदिश का औसत है, यहाँ V सदिश का जो औसत है वो आपका है VD, अपवहन चालक इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग। U सदिश का जो औसत है, विभवांतर आरोपित करने से पहले इलेक्ट्रॉन का औसत वेग 0 था, ये मान 0 हो गया, और समय t का जो औसत है उसको विश्रांति काल बोलेंगे, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय टॉ से निर्देशित करेंगे, ये आपका होता है विश्रांति काल। ये सारे मान इस समीकरण में रखो तो आपके पास समीकरण आई Vd सदिश बराबर, ये मान 0 हो गया, माइनस E इंटू ई सदिश बटा m इंटू टॉ, तो Vd सदिश बराबर माइनस E इंटू ई सदिश बटा m इंटू टॉ, ये सदिश रूप में अपवहन चाल का सूत्र आ गया, जहां E इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, कैपिटल E सदिश आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, टॉ विश्रांति काल। माइनस साइन बता रहा है कि Vd और E सदिश की दिशा विपरीत है, ये बाकी तीन चीजें तो अदिश राशि है, Vd और माइनस E सदिश की एक दूसरे के विपरीत दिशा में। देखो अपवहन चाल जो है वो अपवहन वेग y2x और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता x2y है, इसका मतलब अपवहन वेग जो है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं, ये हमने प्रूव कर लिया। अगर केवल परिमाण लिखना हो तो Vd बराबर लिखेंगे E अपॉन m इंटू टॉ, ठीक है ना, ये आपका सूत्र होगा, ठीक है। बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।